Hello everyone, I'm your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity. Let's start with the new chapter Nazism and the rise of Hitler. अभी ये चैप्टर में हम बात करने वाले हैं जो हिटलर है उसकी फिलोसॉफी क्या थी, हिटलर जो था वो कौन से आइडियोलॉजी पे अपना काम चलाता था या उसकी जो सोच थी, उसकी जो थॉट प्रोसेस थी वो क्या थी, हिटलर ने कौन से चीज़ें जर्मनी में की है, हिटलर के ऊपर जो जर्मनी के ऊपर जो भी ट्रीटी जो इम्पोज की गई थी वो ट्रीटी के बारे में हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग विद द चैप्टर, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, इफ यू पीपल हैव एनी क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। अब ये जो चैप्टर है आप लोगों का, ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक छोटे स्टोरी से। ठीक है, ये स्टोरी है एक बच्चे की, उसका नाम है हेलमत। अब ये जो बच्चा है जिसका नाम है हेलमत, इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 अ लिटिल 11 years ओल्ड जर्मन बॉय, कितने साल का ये लड़का, 11 साल का, 11 years का एक छोटा लड़का है जिसका नाम है हेलमत, lying in the bed when he overheard his parents discussing something in a serious tone। वो रात को सोते वक्त अपने पेरेंट्स की आवाज सुनता है, और जब पेरेंट्स की आवाज सुनता है तो उसको पता चलता है कि जो पेरेंट्स है कुछ सीरियस बातें कर रहे हैं या कुछ सीरियस टोन में बातें कर रहे हैं। हिज फादर अ प्रोमिनेंट फिजिशियन deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family। मतलब उसके जो फादर होते हैं, उसकी फादर क्या बात कर रहे होते हैं, कौन सी चीज का डिस्कशन चल रहा होता है, वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि पूरी फैमिली को कैसे मारा जाए। मतलब वो उनका फादर, मदर और ये बेटा, ये सबको कैसे मारा जाए उसका प्लान कर रहे होते हैं। इफ ही शुड कमिट सुसाइड अलोन, ठीक है, एक तो पूरी फैमिली को खत्म करना है या खुद ही अकेले क्या करना है, सुसाइड करना है। हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज सेइंग नाउ द एलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्ड वंस एंड द ज्यूज। मतलब उसके फादर क्या बोलते हैं कि अभी हमारे साथ भी वही हाशर होगा जो हमने ज्यूज लोगों के साथ या जो हैंडीकैप लोग थे उनके साथ किया है। The next day he took Helmut to the woods where they spent the last happy time together। अभी नेक्स्ट डे जो फादर होते हैं इसके फादर क्या करते हैं, हेलमेट को नेक्स्ट दिन पिकनिक के लिए लेके जाते हैं। ठीक है, अभी पिकनिक के लिए वुड्स में लेके जाते हैं, वहां पे वो अच्छी से गाने बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, लास्ट हैप्पी मोमेंट स्पेंड करते हैं। लेटर हेलमेट फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, और उसके बाद उसके जो फादर होते हैं वो क्या करते हैं, खुद को ही गोली मार लेते हैं। अभी जो स्टोरी दी है कि उसके जो फादर है उनको ये डिसीजन क्यों लेना पड़ा, उनके पूरी फैमिली को उनको क्यों मारना पड़ा, ये चैप्टर इसी से स्टार्ट होता है। अभी जो हेलमेट के जो फादर है वो हिटलर के सपोर्टर थे। किसके सपोर्टर थे, हिटलर के सपोर्टर। ठीक है, अभी हिटलर वॉर हारने के बाद जितने भी दूसरे कंट्रीज होती है जैसे कि यूके, यूएसए, ये कंट्रीज क्या करती है, हिटलर के जितने भी सपोर्टर्स होते हैं उनको अरेस्ट कर लेती है, उनको प्रिजन में डाल देती है, और उनके साथ भी उनको क्या लगता है कि अभी हमने जो ज्यूज लोगों के साथ किया वो भी हमारे साथ वही करेंगे, हमको टॉर्चर करेंगे। इन 1945 जर्मनी सरेंडर टू द एलाइज एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग। अभी 1945 में जर्मनी जो क्या होता है, ये हार जाता है और सरेंडर कर देता है। ठीक है, हिटलर हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड। अभी जो हिटलर के जितने भी साथ में काम करने वाले लोग थे उन्होंने खुद को मारना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगा अगर यूएसए ने या यूके ने अपने को पकड़ लिया, ये बाकी कंट्रीज ने अपने को पकड़ लिया, तो अपने साथ भी वो क्या करेंगे, अपने को भी टॉर्चर करके मारेंगे जैसे हमने ज्यूज लोगों को टॉर्चर करके मारा। तो गोबेल्स और उनके फैमिली ने क्या करना सही समझा, सुसाइड करना, कि बाद के टॉर्चर से अच्छा है कि अभी हम फुल फैमिली क्या कर दे, सुसाइड कर ले। कलेक्टिवली इन अ बर्लिन बंकर इन अप्रैल। At the end of the war, an international military tribunal at Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for the crimes against peace, for the war crimes and the crimes against humanity। मतलब ये भी जर्मनी के जो नाजी लोगों ने जो भी क्राइम किए थे, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मतलब ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में जाके उन्होंने कुछ एक्टिविटीज किए थे, ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, जो यूज थे उनको टॉर्चर करके मारा था, उनको पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था, तो इसको क्या बोलेंगे, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अभी वॉर हारने के बाद जो एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल सेटअप किया न्यूरेम्बर्ग में, उसमें क्या किया, जितने भी क्रिमिनल्स थे, नाजी लोग थे, उनको वहां पे उनका क्या हुआ, एक केस चलाया गया और उनको वहां पे पनिशमेंट दी गई। Germany's conduct during the war, especially those actions which came to be called crimes against humanity, raised serious moral and ethical question and invited worldwide condemnation। मतलब क्या, जो भी नाजी पार्टी ने जो भी जर्मनी में किया था ज्यूज लोगों के अगेंस्ट में, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भरा जा रहा था। ठीक है, उनके साथ एनिमल्स जैसा सुलूक किया जाता था, उनको खाना नहीं दिया जाता था, उनको रैट्स पे जो एक्सपेरिमेंट होते थे वो एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर किए जाते थे, और ऐसी खराब तरह से उनको टॉर्चर किया जाता था। ठीक है, सो व्हाट वेर दीज एक्ट्स, अभी ये कौन से एक्ट्स थे, अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड वेज्ड अ जेनोसाइडल वॉर।
जेनोसाइडल वॉर मतलब क्या, किसी भी एक कम्युनिटी को आप जब इलिमिनेट करने की कोशिश करते हो, इसको जेनोसाइडल वॉर बोला जाता है। When resulted in the mass murder of selected group of innocent civilians, जेनोसाइडल वॉर मतलब क्या, जब एक सिलेक्टेड पर्टिकुलर ग्रुप को आप जब टारगेट करते हो और उसको इलिमिनेट करने की कोशिश करते हो, उसको बोला जाता है जेनोसाइडल वॉर। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड, अभी जो हिटलर था, जो नाजी पार्टी थी, उन्होंने कितने लोगों को मारा? पहले तो उन्होंने 6 मिलियन ज्यूज को मारा। 6 मिलियन ज्यूज मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, मतलब ये 60 लाख ज्यूज इसको मारा, ज्यूज को 60 लाख ज्यूज को मारा। फिर उसके बाद उन्होंने 2 लाख जिप्सीज को मारा, 2 लाख जिप्सीज। फिर उसके बाद उन्होंने 1 मिलियन पॉलिश लोगों को भी मारा। 1 मिलियन मतलब 10 लाख पॉलिश लोग जो बाहर के थे, ये पॉलिश लोगों को भी खत्म कर दिया। 70,000 जर्मन्स मतलब उन्हीं के खुद के लोग जो जर्मन्स थे, जो हिटलर को अपोज करते थे या हिटलर की आइडियोलॉजी को नहीं मानते थे, ऐसे लोगों को भी 70,000 जर्मन्स को भी उन्होंने मार दिया। एंड फिजिकली डिसेबल्ड बिसाइड इनन्यूमरेबल पॉलिटिकल अपोनेंट्स, अभी ऐसे जर्मन जो मेंटली और फिजिकली हैंडीकैप थे, डिसेबल्ड थे, मतलब लूले लंगड़े जो भी थे, जो इकोनॉमी के काम में नहीं आते थे, ऐसे जर्मन्स को उन्होंने मारा। नाजी डिवाइज्ड अनप्रेसिडेंटेड मींस ऑफ किलिंग पीपल, दैट इज बाय ग्रेजिंग देम इन अ वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक ऑस्ट्रिच। अभी इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिच एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप हुआ करता था, वहां पे गैस चैम्बर्स होते थे। वो गैस चैम्बर में क्या किया था, लोगों को भरा जाता था और एक ही मिनट में सबके सब लोग क्या होते थे, एक ही इसमें मर जाते थे। नेक्स्ट है द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू द डेथ। अभी इतने सारी जो हिटलर के जो सपोर्टर्स थे, हिटलर के साथ में जो काम करने वाले जो लोग थे, उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, सुसाइड करना चालू कर दिया, खुद को मारना ही और खुद के फैमिलीज को भी मारना चालू कर दिया। तो लास्ट में कितने लोग बचे थे, बस 11 नाजी लोग बचे थे जिनको क्या डेथ की सजा दी गई। मेनी अदर्स वर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जो बाकी कुछ थे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिली, मतलब जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। द रेट्रिब्यूशन डिड कम येट द पनिशमेंट ऑफ द नाजीज वाज फार टू शॉर्ट ऑफ द ब्रूटैलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम्स, मतलब ये जो डेथ का जो पनिशमेंट है, जो इजी डेथ का जो पनिशमेंट है या इम्प्रिजनमेंट का जो डेथ का पनिशमेंट है, ये क्या है, बहुत छोटा पनिशमेंट है एज कंपेयर टू जो भी नाजी लोगों ने जो जर्मनी में किया। उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाला, लोगों को टॉर्चर किया, ज्यूज लोगों को मारा, इतने लार्ज क्वांटिटी में लोगों को मारा, उनको वाइप आउट करने की कोशिश की, तो उसके कंपैरिजन में ये जो पनिशमेंट थी ये बहुत छोटी थी। द एलाइज डिड नॉट वांट टू बी एज हार्श ऑन द डिफीटेड जर्मनी एज दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। Everyone came to feel that the rise of the Nazi Germany could be partly traced back to the German experience at the end of फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सब लोगों का एलाइड पावर्स को क्या लगने लग गया, यूएसए और यूके को क्या लगने लग गया कि जर्मनी के साथ अपन ने जो वर्ल्ड वॉर 1 में किया है, उसी की वजह से ये नाजी पार्टी का बर्थ हुआ या नाजी पार्टी बनी या हिटलर जैसे लोगों का बर्थ हुआ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा हार्श ट्रीटी इंपोज की गई थी जर्मनी पे। अगर नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी अगर वो ट्रीटी हार्श ट्रीटी इंपोज करते तो वापस कोई और उसका बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए वापस क्या करता, वही काम करता। तो इसलिए जो एलाइड पावर्स थी वो ज्यादा हार्श नहीं थी जर्मनी पे। वर्ल्ड वॉर वन था, ये दोनों के बीच में होता सेंट्रल पावर्स और एलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स में आ जाते हैं जर्मन, ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर, बल्गेरिया, ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। एलाइड पावर्स में आ जाता है रशिया, रोमानिया, फ्रांस, पोर्तुगल, इटली, ग्रीस, सर्बिया, ठीक है। अभी जो सेंट्रल पावर्स होती है, इसमें जो मेजोरिटी पावर्स होती है वो मोनार्की होती है, ठीक है, ये मोनार्की होती है। और जो एलाइड पावर्स होती है वो मोस्टली जो पावर्स होती है वो डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। डेमोक्रेसी अपना कंट्री बनाया रहता है, सब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है। द बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक, अभी ये जो वेमर रिपब्लिक है, ये वेमर रिपब्लिक का बर्थ कैसे हुआ, ये वेमर रिपब्लिक क्या है, ये सब देखते हैं, ठीक है। जर्मनी फॉट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फ्रॉम 1914 टू 1918। अभी ये वर्ल्ड वॉर 1 जो था ये कब से कब तक चला, 1914 से 1918 तक चला। अभी ये जर्मनी ने किसके साथ मिलकर वॉर किया था, ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ किया था, और किसके अगेंस्ट में किया था, एलाइड पावर्स के अगेंस्ट में किया था, ठीक है। अभी जर्मनी जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होता है तो इनिशियली जर्मनी जो होता है बहुत ज्यादा एग्रेसिवली वॉर करता है, ठीक है। तो फ्रांस के कुछ एरियाज वो ऑक्यूपाई कर लेता है, बेल्जियम के कुछ एरियाज वो ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। देन यूएस जॉइंड एलाइज इन 1917 मेकिंग देम विक्टोरियस। अभी जब यूएसए एंटर करता है वॉर में तो यूएसए जो एक सुपर पावर होता है, जब उसके पास बहुत ज्यादा रिच कंट्री होता है, ठीक है, रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा होते हैं, जब वो एंटर करता है तो ये जो जर्मनी होती है वो क्या हो जाता है, जो सेंट्रल पावर्स है वो अपने आप ही हार जाते हैं। तो कब हारते हैं वो, नवंबर 1918 में। डिफीट ऑफ द इंपेरिकल जर्मनी एंड द एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी। अभी जब ये इंपेरिकल जर्मनी जब हार जाता है, जब जर्मनी हार जाता है तो जर्मनी के कंट्री को चलाने के लिए यहाँ पे एक डेमोक्रेसी सेटअप की जाती है, ठीक है। अब ये डेमोक्रेटिक कंट्री है सब, तो वहां पे तो वापस दूसरा डिक्टेटर बनने नहीं देंगे, तो वहां पे जर्मनी में वो क्या करते हैं, एक डेमोक्रेसी सेटअप करते हैं। व्हाट इज वेमर रिपब्लिक? नेशनल असेंबली मेट एट वेमर। वेमर एक जगह का नाम है, ठीक है।
वेमर जो है ये जगह का नाम है, ये है वेमर जो एक प्लेस का नाम है टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी यहाँ पे नेशनल असेंबली बनाई जा रही है जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। वर्किंग डेप्यूटीज वेर नाउ इलेक्टेड टू जर्मन पार्लियामेंट और रिस्टैग। अभी जो पार्लियामेंट होता है जर्मन पार्लियामेंट, उसी को वो जर्मनी में क्या बोला जाता है, रिस्टैग बोला जाता है। ये भी क्या है, पार्लियामेंट ही है। अभी ये जो डेमोक्रेसी बनेगी जर्मनी में, उसका डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब जो पावर होगी वो डिवाइडेड होगी, और जो डेमोक्रेसी में जो भी फीचर्स होते हैं, जो भी प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, यूनिवर्सल ऑर्डर, फ्रेंचाइज, इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब प्रिंसिपल्स क्या होंगे वहां पे फॉलो होंगे, और लोगों को क्या मिलेगा, वोटिंग राइट भी मिलेगा। ठीक है। द रिपब्लिक वॉज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल। अभी ये जो रिपब्लिक है या जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी सेटअप हो गई है वो जर्मनी में सेटअप हुई है। और ये डेमोक्रेसी किसने सेटअप की है, किसकी वजह से सेटअप हो रही है, ये यूएसए और यूके की वजह से सेटअप हो रही है। ठीक है, मतलब ये जबरदस्ती ये जो डेमोक्रेसी है किस पे थोपी जा रही है, ये जबरदस्ती जो डेमोक्रेसी है ये थोपी जा रही है जर्मन लोगों पे। और कौन थोप रहा है, बाहर का आदमी उनके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन थोप रहा है, एक गवर्नमेंट थोप रहा है। ठीक है, अभी डेमोक्रेसी है ये भले ही अच्छी है, अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, उसमें प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे, इक्वालिटी मिल रहा है लोगों को राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ भी मिल रहा है, हर चीजें मिल रही है, वोटिंग राइट मिल रहा है। पर फिर भी लोग इसको पसंद क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो यूएसए और यूके है, इन्होंने जबरदस्ती जर्मनी पे थोपी हुई बात है। ठीक है, तो कोई भी चीज तुमको फोर्सफुली करने लगाते हो तो तुम लोग उससे क्या हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो। द रिपब्लिक वॉज नॉट रिसीव वेल बाय हिज ओन पीपल। अभी ये जो रिपब्लिक फॉर्म हुई थी, या जो नया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रहा है, वो जर्मनी के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है कि ये जो बाहर के लोग हैं, बाहर के जो पावर्स है, उन्होंने जबरदस्ती हम पे कॉन्स्टिट्यूशन थोपा है, जबरदस्ती हम पे डेमोक्रेसी थोप दी है। लार्जली बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट। मतलब जर्मनी हार गया है, इसलिए जबरदस्ती उन पे क्या थोपा गया है, एक डेमोक्रेसी थोपी गई है। अभी ये जो डेमोक्रेसी थोपी गई थी, जो जर्मनी हार गया, तो जर्मनी हारने के बाद एक ट्रीटी साइन की जाती है। जो भी पार्टी जो हार जाती है तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है कि हमने आपको हराया है तो उसके लिए क्या क्या जो रीपेमेंट है, क्या क्या नुकसान है, वो भरपाई उनसे लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ट्रीटी ऑफ वार्सलिस जर्मनी को जब वर्ल्ड वॉर 1 में हराया तो ट्रीटी ऑफ वार्सलिस जर्मनी पे इंपोज की गई थी। अभी ये जो ट्रीटी थी ये बहुत ज्यादा हार्श और ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी। हार्श और ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी, हार्श मतलब क्या, बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट जर्मनी का इसमें हुआ था। मतलब ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी कैसे है, जर्मनी लॉस्ट इज ओवरसीज कॉलोनीज। अभी जर्मनी के जितने भी बाहर कॉलोनीज थे, ठीक है, जैसे इंडिया ब्रिटेन का कॉलोनी था, जैसे वैसे ही जर्मनी के बहुत सारे छोटे छोटे कॉलोनीज थे। वो कॉलोनीज ये सब एलाइड पावर्स ने क्या लिए, खुद ले लिए और आपस में बांट लिए। 13% ऑफ इस टेरिटरी, जर्मनी का जो 13% ऑफ द मेन लैंड का जो टेरिटरी है, मेन लैंड का जो टेरिटरी वो छीना गया। 75% ऑफ द आयरन रिजर्व्स है वो भी छीने गए। मतलब जर्मनी में जितने भी आयरन रिसोर्सेस थे उसके 75% जो रिसोर्सेस थे वो एलाइड पावर्स ने छीन लिए। 26% ऑफ द कोल भी छीन लिया। एलाइड पावर डीमिलिटराइज जर्मनी, एलाइड पावर्स ने क्या कर दिया, जर्मनी को बोल दिया कि अभी से आपने आर्मी मेंटेन नहीं करना है, जर्मनी की अभी से आर्मी नहीं होगी। द वॉर गिल्ट क्लॉज, अभी ये जो ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ वार्सलिस ने एक गिल्ट क्लॉज भी लगा दिया था। गिल्ट क्लॉज मतलब क्या, ये जो वॉर हुआ है ये वॉर बस जर्मनी की वजह से हुआ है, और पूरा जो रिवेंज है या पूरी जो बात है वो किस पे डाली गई, जर्मनी पे डाली गई। मतलब ये वॉर भी हुआ तो जर्मनी की वजह से हुआ, तो जर्मनी ने क्या करना चाहिए, सब कंट्रीज का नुकसान पे करना चाहिए। तो कितना कॉम्पनसेशन पे करने के लिए बोला उन्होंने, 6 बिलियन का। द एलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच राइनलैंड। अभी जो एलाइड पावर्स थी उन्होंने जो जर्मनी का राइनलैंड का जो एरिया था, जो बहुत ज्यादा रिसोर्स रिच एरिया हुआ करता था, वो भी क्या कर लिया, छीन लिया उनसे। The new Weimar Republic was held responsible for not only the defeat of the war but the disgrace at the Versailles। अभी जो जर्मनी के लोग थे, पीपल ऑफ जर्मनी, अभी ये जर्मनी के लोग थे, उनको क्या लगने लग गया, वॉर तो पहले ही हार गए, वर्ल्ड वॉर 1 तो हार गए। ठीक है, अभी जो डेमोक्रेसी सेटअप की या जो गवर्नमेंट सेटअप किया उसको क्या बोला जा रहा है, वेमर रिपब्लिक बोला जा रहा है। वेमर रिपब्लिक ये किसने थोपी है, ये बाहर के पावर्स ने जर्मनी पे जबरदस्ती थोपी हुई क्या है, डेमोक्रेसी है। ठीक है, अभी अगर ये डेमोक्रेसी थोपी गई है तो लोगों को ये क्या हो जाएगा, पसंद नहीं आएगा। क्यों नहीं पसंद आएगा, क्योंकि बाहर के लोगों ने जबरदस्ती थोप दी है। अभी जबरदस्ती थोपी है और उसमें भी ट्रीटी ऑफ वार्सलिस साइन किया जा रहा है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वार्सलिस साइन किया जा रहा है। अब ये ट्रीटी ऑफ वार्सलिस साइन होने के बाद ये लोगों को क्या लगने लग गया कि जो वेमर रिपब्लिक है उसकी वजह से ही जर्मनी का बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। ये वेमर रिपब्लिक के जो अपने ही लोग हैं, जो कंट्री चला रहे हैं, जो डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाहर के लोगों की पावर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से ये ट्रीटी ऑफ वार्सलिस अपने ऊपर पड़ी है और अपने को 6 बिलियन का लोन पे करना पड़ रहा है। अभी द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, जो वर्ल्ड वॉर 1 था उसके क्या क्या इफेक्ट्स हुए।
वॉर हैड डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द यूरोप बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। अभी जो वॉर चलता है ना, वॉर कभी भी चलता है तो वॉर अभी कितने साल तक चला, वॉर जो है अभी यहाँ पे 4 साल तक चला। अभी 4 साल तक लोग घर में बैठे थे, ठीक है, दे वेर कन्फाइंड टुवर्ड्स देयर होम, घर में ही बैठे रहेंगे। कोई ऑफिस, तो वॉर चल रहा है तो ऑफिस तो नहीं जा सकते, ठीक है। फिर उसके बाद तुमको जो फूड शॉर्टेजेस है वो हो जाते हैं, ठीक है। फूड शॉर्टेजेस के बाद कभी भी आर्मी जाती है, कभी भी कहीं पे भी बॉम्ब गिर जाता है, कभी किसी को गोली लग जाती है, ऐसी कंडीशंस होती है। तो साइकोलॉजिकली, मेंटली वहां पे यूरोप के लोग क्या थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे, और फाइनेंशियली मतलब क्या हो गए थे, पैसे से भी बैंकरप्ट होने लग गए थे, क्योंकि वॉर में तो ऑफिसेज नहीं चलते, काम नहीं चलता है, तो पैसा लोगों को सैलरी कैसे मिलेगी। तो फाइनेंशियली एंड साइकोलॉजिकली दे वर ड्रेन्ड। फ्रॉम बीइंग अ क्रेडिटर यूरोप बिकेम अ डेटर। अभी जो यूरोप था, जो लोगों को पैसे देता था लोन पे, अभी ऐसी कंडीशन हो गई कि यूरोप को खुद अभी लोगों से लोन लेना पड़ रहा है। Supporters of Weimar Republic became easy target of the attack in the conservative nationalist circle। अभी जो वेमर रिपब्लिक थे, अभी जर्मनी की जो पब्लिक है वो किसको क्रिटिसाइज करने लग गई, वेमर रिपब्लिक को क्रिटिसाइज करने लग गई। मतलब जो हार्श ट्रीटी लगाई है ये वेमर रिपब्लिक की वजह से लगी है। जो भी प्रॉब्लम्स फेस हो जर्मन के लोग सहन कर रहे हैं वो वेमर रिपब्लिक की वजह से कर रहे हैं। सोशली कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स वेर मॉकिंगली कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स। अभी जो भी इसमें वेमर रिपब्लिक में जो भी लोग थे, जो सोशलिस्ट फॉलो कर रहे थे, जो कैथोलिक्स थे और जो डेमोक्रेट्स थे, उन्होंने वेमर रिपब्लिक बनाई थी, उनका मजाक बनाया गया, उनको नवंबर क्रिमिनल्स बोला गया। क्यों? क्योंकि नवंबर में ही वो ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है। तो नवंबर में ट्रीटी साइन होने के कारण उनको क्या बोला जा रहा है, नवंबर क्रिमिनल्स बोला जा रहा है। The nickname November criminals was given to the German politician who negotiated and signed the armistice which ended World War in November 1918। इसीलिए उनको क्या बोला जा रहा है, नवंबर क्रिमिनल्स बोला जा रहा है। The first world war left a deep imprint on the European society and polity। अभी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसने अपनी एक छाप ये लोगों पे छोड़ दी, यूरोपियन लोगों पे छोड़ दी, ठीक है। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव द सिविलियंस। अभी जो भी सोल्जर्स थे वर्ल्ड वॉर 1 में, उन्होंने वॉर किया, उनको जो जनरल पब्लिक थे उनसे ऊपर उनको स्टेटस मिलना चालू हो गया। द मीडिया ग्लोरीफाइड द ट्रेंच लाइफ। ट्रेंचेस लाइफ, ट्रेंच मतलब क्या होता है, जो वॉर जोन होता है, तो वॉर में ऐसे ट्रेंचेस लगाए जाते हैं। ट्रेंचेस लगाए जाते हैं मतलब पहले तो जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड के नीचे ऐसे खड्डा किया जाता है जहां पे जो सोल्जर होते हैं वो छुप के वॉर करते हैं, छुप के गोली मारते हैं, उसको ट्रेंच लाइफ बोला जाता है। पर वो अभी मीडिया ने क्या करना चालू कर दिया, उनकी जो ट्रेंच की लाइफ होती थी वो ग्लोरीफाई करना चालू कर दिया कि जो सोल्जर्स है वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप ये फोटो में भी देख सकते हो कैसी उनकी कंडीशन हो गई है, ठीक है, खाना कहाँ पे खाना पड़ रहा है। पर ये जो लाइफ होती थी उनकी ग्लोरीफाई की जाती थी, उनको एक अलग स्टेटस सोसाइटी में मिलता था। पर सोल्जर्स की रियलिटी क्या थी, सोल्जर्स लिव्स मिजरेबल लाइफ इन दिस ट्रेंचेस। उनकी जो लाइफ थी बहुत ज्यादा मिजरेबल थी, बहुत ज्यादा खराब थी। कभी खाने को मिलता था, कभी खाने को नहीं मिलता था, कभी एक हाथ टूट जाता था, कभी गोली लग जाती थी। ट्रैप्ड विद द रैट फीडिंग ऑन कॉर्पसेस दे फेस्ड। मतलब कभी कभी उनके जब अगर बॉडी मर गए या सोल्जर्स कोई मर गए तो उनके बॉडी पे रैट्स तक मिलते थे, ठीक है। दे फेस पॉइजनस गैस एंड एनिमी शेलिंग एंड विटनेस देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली। मतलब ये सब प्रॉब्लम सोल्जर्स को क्या करने पड़ते थे, फेस करने पड़ते थे। बट मीडिया जो होती थी वो उनको ग्लोरीफाई करती थी। ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर द मेन टू बी एग्रेसिव। अभी ये वॉर की वजह से क्या होने लग गया, पूरा जो प्रेशर था वो सोसाइटी में मेन के ऊपर आ गया। अभी मेन को क्या कंडीशन ऐसी हो गई कि मेन को ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि वॉर करना है तो मेन को एग्रेसिव बनाया जा रहा था, ठीक है। उन्हें स्ट्रांग होना चाहिए, उन्होंने मैस्कुलिन होना चाहिए। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर बिकेम इंपॉर्टेंट। अभी एग्रेसिव प्रोपेगेंडा मतलब क्या, जो कंट्री के लिए मरना, कंट्री के लिए मर मिटना, ये क्या हो गया अभी एक इंपॉर्टेंट बात हो गई हर एक आदमी के लिए। डेमोक्रेसी कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटी एंड इंटरवॉर यूरोप। अभी जो जर्मनी की जो डेमोक्रेसी थी, जर्मनी की जो डेमोक्रेसी थी उसके वजह से जर्मनी में अभी जो कंडीशन खराब हो रही थी, वॉर की वजह से खराब हो रही थी, वो डेमोक्रेसी उसको सस्टेन नहीं कर पा रही थी, ठीक है। बाकी के वर्ल्ड वॉर की वजह से भी बाकी की कंट्रीज की जो भी डेमोक्रेसी थे वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। द बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक कोइंसाइडेड विद द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द स्पासिस्ट लीग। अभी दो लोगों में झगड़ा स्टार्ट हो रहा है जर्मनी में। एक तो है वेमर रिपब्लिक जो डेमोक्रेसी सेटअप है या डेमोक्रेटिक सेटअप है, डेमोक्रेसी। दूसरा है स्पासिस्ट लीग। स्पासिस्ट लीग का कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये रशिया का बोल्शेविक रेवोल्यूशन को फॉलो कर रहा है। मतलब ये क्या है, कौन सी आइडियोलॉजी है, सोशलिज्म, सोशलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है। अब ये दोनों में क्या हो जाएगा, झगड़ा स्टार्ट हो गया। उनकी डिमांड क्या होगी, सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट बनानी है। मतलब हम लोगों ने पहले रशियन रेवोल्यूशन में देखा यूएसएसआर कंट्री बना था जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे बना था। अभी जर्मन के भी लोग क्या डिमांड कर रहे हैं कि हमारा भी कंट्री ये डेमोक्रेसी नहीं बनाना है, हमारा कंट्री कैसा होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए। अपोजिशन कौन से थे, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट एंड कैथलिक मेट द वेमर। अभी जो स्पासिस्ट लीग है, स्पासिस्ट लीग वर्सेस वेमर रिपब्लिक।
द वेमर रिपब्लिक क्रश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन्स। अभी जो वेमर रिपब्लिक थी, मतलब जो डेमोक्रेसी थी, वेमर रिपब्लिक क्या है, डेमोक्रेसी। अभी ये जो डेमोक्रेसी है वो क्या कर रही है, जो भी ये स्पार्सिस लीग के अपराइजिंग हो रहे हैं, स्पार्सिस लीग के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको क्या कर रही है, सप्रेस करने का काम कर रही है। स्पार्सिस लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। अभी जो स्पार्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी खुद की पार्टी भी फॉर्म करते हैं। वो पार्टी का क्या नाम है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। ये पार्टीज जो है ये कौन सा आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, सोशलिज्म का, ठीक है, सोशलिज्म। बोथ रेवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव फॉर रेडिकल सॉल्यूशन। रेडिकल मतलब क्या, जिनको चेंज तो चाहिए, बड़ा चेंज चाहिए एंड इमीडिएट चेंज चाहिए, इसी को बोला जाता है रेडिकल, ठीक है। इमीडिएट चेंज एंड अ बिग चेंज प्लस बिग चेंज। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। अभी ये जर्मनी में ये साइड पे, एक साइड पे चल रहा था, स्पार्सिस लीग झगड़ा कर रही थी वेमर रिपब्लिक से, हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, लोगों को रेडिकल सॉल्यूशन चाहिए था, मतलब इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए था। उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं 1923 में। अभी इकोनॉमिक क्राइसिस, जर्मनी फॉट द वॉर लार्जली ऑन द लोन्स एंड हैड टू पे वॉर रिपरेशन इन गोल्ड। अभी जो जर्मनी जो वर्ल्ड वॉर 1 कर रहा था, वो पूरा जो वॉर का जो फंडिंग हो रहा था वो लोन से हो रहा था, ठीक है। और जो जर्मनी है वो किससे फंड कर रहा था अपना वॉर, मतलब लोन किससे पे कर रहा था, गोल्ड से पे कर रहा था, विच फर्दर रिजल्टेड इन द गोल्ड डिप्लीशन। इसके वजह से जर्मनी का क्या हो गया, जो गोल्ड रिजर्व्स थे वो डिप्लीट हो गए, ठीक है। 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे रिपरेशन। अभी 1923 में जर्मनी ने क्या बोल दिया कि अभी हमारे पास पैसा नहीं, हम लोन पे नहीं पे कर सकते। इसलिए फ्रांस क्या बोल देता है कि आपका जो रुअर नाम का जो एरिया है, जो रिसोर्स रिच एरिया है, वो हम क्या कर लेंगे, अगर हमारा लोन नहीं पे कर पा रहे तो हम रुअर नाम का एरिया ले लेंगे। जर्मनी रिटेलिएटेड विद द पैसिव रेसिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। अभी जर्मनी ने क्या करना चालू कर दिया, अभी इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हो गए तो जर्मनी ने जो करेंसी है वो प्रिंट करना चालू कर दी। अभी करेंसी प्रिंट करना कोई गलत बात नहीं है, पर ज्यादा प्रिंट करना बहुत गलत बात है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल डाउन एंड प्राइसेस सोड। अभी जर्मनी ने ज्यादा करेंसी प्रिंट करने की वजह से क्या हो गया, जो जर्मनी की जो करेंसी की वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा नीचे गिरने लग गई, ठीक है। और क्या हो गया, उसका रिजल्ट था हाइपर इन्फ्लेशन। अभी हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हाट कॉजेज हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन इज व्हेन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइज मोर देन 50% अ मंथ। मतलब जो इन्फ्लेशन होता है वो 3 डिजिट्स में चला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन। इट स्टार्ट्स व्हेन अ कंट्रीज गवर्नमेंट बिगिंस प्रिंटिंग मनी टू पे फॉर इट्स स्पेंडिंग। मतलब ये कब हाइपर इन्फ्लेशन कब स्टार्ट होता है, जब कंट्री का जो गवर्नमेंट होता है वो खुद की करेंसी प्रिंट करना चालू कर देता है अपने खर्चे बचाने के लिए या अपने खर्चों को सफाइज करने के लिए, तब ये हाइपर इन्फ्लेशन होता है। As the government increases the money supply, prices rise as a regular inflation। अभी जैसे इकोनॉमी में जो पैसा का जो सप्लाई है वो बढ़ने लग जाता है, जिससे क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ना चालू हो जाता है, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब जनरल इंक्रीज इन द प्राइजेस। इन्फ्लेशन मतलब क्या, जनरल इंक्रीज इन प्राइजेस। अब ये प्राइजेस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन कैसे हो रहा है, मतलब इन्फ्लेशन कैसे हो रहा है, करेंसी बढ़ने की वजह से। अभी ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, करेंसी प्रिंट कर रही है। अभी करेंसी ये प्रिंट होगी है तो करेंसी पैसा किसके पास जाएगा, लोगों के हाथों में जाएगा। अभी लोगों के हाथों में पैसा जाएगा तो लोग क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, दे विल स्पेंड मनी। अभी जब अगर लोग पैसा खर्चा करेंगे, दे विल स्टार्ट स्पेंडिंग मनी, तो इससे क्या हो जाएगा, जो चीजें हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और जैसे डिमांड बढ़ जाती है इसका इनडायरेक्ट रिजल्ट क्या हो जाता है, प्राइजेस भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। ये है पूरा चेन। Instead of tightening the money supply to stop inflation, with too much currency slogging around, prices skyrocketed। मतलब इससे क्या होने लग गया, जो गुड्स एंड सर्विसेज थी उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए। अमेरिकन इंटरवीन एंड बेल्ट जर्मनी आउट। अभी इसमें जो अमेरिका था, जो यूएसए था, उसको दया आ गई किस पे, जर्मनी पे। जर्मनी पे पहले ट्रीटी ऑफ वार्सलीज इंपोज की गई है, बहुत ज्यादा हार्श ट्रीटी, 6 बिलियन का लोन है, तो यूएसए को उसको क्या आ जाता है, तरस आ जाता है। यूएस क्या करता है, जर्मनी के लिए एक डोज प्लान बनाता है। ये प्लान में क्या करता है, जर्मनी को लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम अंडर द डोज प्लान एंड द यंग प्लान 1924 टू 1930, यूएसए है वो जर्मनी को लोन दे रहा है, $2.5 बिलियन का लोन दे रहा है, ठीक है। जर्मनी वही पैसे लेके क्या कर रही है, अपने एलाइज को जो पैसा है, वो जो ट्रीटी में उनको पैसा बोला था वो पे कर रही है, ठीक है। इसीलिए डॉज लोन दिया गया था, यूएसए ने लोन दिया था। अभी नेक्स्ट है द ईयर ऑफ डिप्रेशन। जर्मन्स इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वाज टोटल डिपेंडेंट ऑन द शॉर्ट टर्म लोन्स। अभी जर्मनी का जो पूरा जो इन्वेस्टमेंट चल रहा था,
जो जर्मनी का अभी जो भी डेवलपमेंट जो चल रहा था वो यूएसए के ऊपर चल रहा था, यूएसए के फंडिंग के ऊपर चल रहा था, यूएसए पैसे प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन दे रहा था। दिस सपोर्ट वाज विड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड। अभी क्या हो गया इसमें, जो यूएसए होता है, यूएसए का जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है, ठीक है, वो क्रैश हो जाता है, ठीक है। अभी क्रैश होने के कारण यूएसए में भी क्या स्टार्ट हो जाता है, इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हो जाते हैं। अभी अगर यूएसए में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे तो वो जर्मनी को पैसे दे पाएगा क्या, नहीं दे पाएगा, तो प्रॉब्लम वापस जर्मनी को ही हो गया। Consequences, fearing a fall in the prices, people made frantic efforts to sell their shares। अभी जब शेयर मार्केट यूएसए का गिर गया, यूएसए का शेयर मार्केट क्रैश होने लग गया, तो यूएसए के जो सिटीजन्स थे उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, जल्दी से जल्दी अपने पैसे विड्रॉ करना चालू कर दिया, जिससे क्या हो गया, मार्केट और ज्यादा क्रैश हो गया। ऑन अ सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड, मतलब एक ही दिन में 13 मिलियन शेयर सेल हो गए, ठीक है। बिटवीन 1929 1932 द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाय हाफ, मतलब अभी ये इतने सालों में 1929 to 1932 के बीच में ही जो यूएसए की जो इनकम थी, अगर फॉर एग्जांपल यूएसए की इनकम 100 रुपीज है, वो एक ही दिन में क्या हो गई, 50 रुपए हो गई। फैक्ट्री शटडाउन, यूएसए में जो जितने भी फैक्ट्रीज थी वो शटडाउन हो गई, उनकी डिमांड नीचे चली गई, जो एक्सपोर्ट था वो भी नीचे गिरने लग गया। फार्मर्स भी बहुत ज्यादा हिट थे क्योंकि उनकी जो एग्रीकल्चर थे उसको प्राइसेस अच्छे से नहीं मिल रहे थे, ठीक है। तो पूरा एक तरह से क्या हो गया था, यूएसए एक इकोनॉमिकल क्राइसिस में आ गया था। द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वॉज फेल्ट वर्ल्ड वाइड। अभी जो यूएसए था ये सबसे बड़ा कंट्री था, ठीक है, वो टाइम पे वो सुपर पावर था, ठीक है। अभी जब यूएसए को भी तकलीफ हो जाती है तो इसकी तकलीफ पूरे वर्ल्ड को हो जाती है, ठीक है, वर्ल्ड में भी इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो जाते हैं। What happened to Germany during the Great Economic Depression? अभी ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में जर्मनी के क्या हाल थे, जर्मनी तो पहले कंडीशन बहुत खराब चल रही थी, अभी उसमें इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, ठीक है। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सब बातें ये जर्मनी की है, ठीक है, ये सब जर्मनी के बारे में बताया गया है। 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस टू 40%। अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जर्मनी में जितनी भी इंडस्ट्री चल रही थी वो 40% कैपेसिटी पे काम कर रही थी। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच टू अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन, मतलब 60 लाख लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, मतलब घर पे बैठे, उनको काम नहीं है, ठीक है। पीपल केम ऑन द स्ट्रीट विद प्ले कार्ड्स अराउंड देयर नेक सेइंग विलिंग टू डू वर्क। ये फोटो में आप लोग देख सकते हो, वांटेड जॉब, ऐसे ये कार्ड्स पहन के लोग क्या करने लग गए, सड़क रास्ते पे घूमने लग गए। As jobs disappeared, the youth took to criminal activities। अभी बहुत दिनों तक अगर किसी को जॉब नहीं मिल रहा है तो वो क्या ढूंढ लेता है, कोई दूसरा जरिया ढूंढ लेता है पैसे कमाने का, तो वो किसमें हो जाते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में एंगेज हो जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी यूथ होते हैं अगर उनको काम नहीं मिल रहा है टाइम पे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो क्राइम रेट जर्मनी में बढ़ने लग गया, इकोनॉमी और ज्यादा क्लैश होने लग गई, खराब होने लग गई। Sections of the society filled with the fear of prolateralization, anxiety of being reduced to the rank of working class। मतलब एक ऐसा फियर आ गया कि 3 क्लासेस होते हैं, एक अपर क्लास होता है, ठीक है, एक अपर क्लास होता है, फिर उसके बाद मिडिल क्लास होता है, मिडिल क्लास के बाद एक लोअर क्लास होता है, ठीक है। अभी जो अपर क्लास लोग थे उनको डर लगने लग गया कि हम मिडिल क्लास में चले जाएंगे, मिडिल क्लास लोगों को डर लगने लग गया कि हम लोअर कास्ट में चले जाएंगे, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, प्रोलैक्टराइजेशन। The large mass of peasantry was affected by the sharp fall in the agriculture prices। अभी ये जो peasantry थी, जो peasants लोग थे, जो agriculture लोग थे, agriculture के prices भी गिरने लग गए इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, तो उनका भी क्या हो गया, उनका भी सर्वाइवल और ज्यादा खतरे में आ गया। Women unable to fill their children's stomachs were filled with a sense of deep despair। मतलब लोगों के खाने का प्रॉब्लम हो गया, इकोनॉमी की वजह से इकोनॉमी डिस्टर्ब होने लग गई, हर किसी को इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स होने लग गए। अनस्टेमर वेमर रिपब्लिक, अभी जो वेमर रिपब्लिक थी जो जर्मनी में सेट की गई थी, ठीक है, बाकी बाहर के पावर से, वो अभी जर्मनी की कंडीशन ठीक नहीं कर पा रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस तो चल रहे थे, तो लोग पहले से ही उनको पसंद नहीं करते थे। एज दिस टफ टाइम्स द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी फेल्ड टू डू एनी गुड। मतलब ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पे जर्मनी में सेटअप किया गया था उसको कोई कंडीशन ठीक करते नहीं आ रही थी लोगों की। डिफेक्ट्स इन द वेमर रिपब्लिक, अभी वेमर रिपब्लिक में प्रॉब्लम्स क्या थे, डिफेक्ट्स मतलब उसके वीकनेसेस क्या थे, ठीक है, मतलब जिससे वो ठीक काम नहीं कर रही थी। पहले तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेड एन इम्पॉसिबल टास्क टू अचीव मेजॉरिटी बाय वन पार्टी विच फर्दर लेड टू द कोएलिशन। अभी जो वेमर रिपब्लिक था इसमें कोएलिशन चल रहा था। कोएलिशन मतलब क्या, जब एक पार्टी को टोटल वोट्स नहीं मिलते, एक पार्टी को जितने वोट्स चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए जितने वोट्स नहीं मिलते, तो वो दूसरी पार्टी की हेल्प लेती है गवर्नमेंट बनाने के लिए, और ये दूसरी पार्टी की जब हेल्प लेती है तो दूसरे पार्टी से का ओपिनियन उनको सुनना पड़ता है, दूसरे पार्टी को भी इक्वल राइट्स देने पड़ते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको देनी पड़ती है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, गवर्नमेंट जो है कभी भी गिर सकती है, इसको कोएलिशन गवर्नमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे जो वेमर रिपब्लिक थी ये कोएलिशन थी। आर्टिकल 48 गेव द प्रेसिडेंट द पावर्स टू इंपोज जर्मनी। अभी जो आर्टिकल 48 है ये क्या देता है, प्रेसिडेंट को पावर्स देता है टू इंपोज इमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री।
आउटकम क्या हो गया अभी इसका, पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसकी वजह से क्या होने लग गया, जो फेल होने लग गई, ये जो वीकनेसेस उनको वेमर रिपब्लिक में दिखने लग गए, और इकोनॉमिक जो क्राइसिस चल रहे थे वो भी सही से नहीं चल रहे थे, तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस था, लोगों का जो फेथ था, जो भरोसा था, वो क्या हो गया, वेमर रिपब्लिक से और ही ज्यादा उठ गया। हिटलर्स राइज टू पावर, अभी ये बैकग्राउंड में हिटलर कहां से आता है, हिटलर क्या करता है, ये सब हम ये आगे पढ़ने वाले हैं। बैकग्राउंड ऑफ द हिटलर्स राइज टू पावर, अभी हिटलर जो है उसका बर्थ हुआ 1889 में, ऑस्ट्रिया में हुआ है उसका बर्थ, ठीक है। अभी उसने जो उसका पूरा यूथ है, उसकी जो जवानी है वो गरीबी में गुजारी है, उसको पता है गरीबी क्या होती है, मिडिल क्लास फैमिली क्या होती है, एक टाइम का खाना अगर नहीं मिल रहा है तो उसमें कंडीशंस कैसे सर्वाइव किया जाता है। ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, जब पहला वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, हिटलर ने खुद को आर्मी में एनरोल कर लिया था। और वो पहला कौन सा काम कर रहा था, मैसेंजर का काम कर रहा था। जो मैसेंजर्स होते, पहले तो टेलीफोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो जो आर्मी के जो लोग होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेके जाया करते थे, उसके लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक पर्सन अपॉइंट किया होता है। तो हिटलर भी क्या था, एक मैसेंजर था, ठीक है। उसके बाद मैसेंजर के बाद कॉर्पोरल बना, फिर उसके बाद उसको ब्रेवरी के बहुत सारे मेडल्स भी मिले। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वार्सलिस ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। अभी जो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी हार गया था, इससे हिटलर बहुत ज्यादा नाराज था, और उससे भी ज्यादा नाराज किसकी वजह से था, ये ट्रीटी ऑफ वार्सलिस की वजह से। ट्रीटी ऑफ वार्सलिस की वजह से उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि उसकी जो कंट्री है उसका डिसरिस्पेक्ट हुआ था पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज के सामने। इन 1919 ही जॉइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी। अभी 1919 में हिटलर क्या कर देता है, जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। ही सब्सिक्वेंटली टूक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन रीनेम्ड इट एज नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। अभी ये पार्टी का थोड़े दिनों बाद ये पार्टी को भी क्या कर लेता है, वो ओवरटेक कर लेता है, पार्टी का लीडर बन जाता है, और पार्टी को क्या दूसरा नाम देता है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। इसको बाद में यही पार्टी को क्या बोला जाता है, नाजी पार्टी बोला जाता है। इन 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ द बवेरिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। अभी हिटलर 1923 में क्या प्लान करता है, ये जर्मनी है, तो हिटलर जो है ये बवेरिया को क्या करने का, इन्वेड करने का प्लान करता है। ये यहाँ पे बवेरिया, ठीक है, एक मिनट में पेन चेंज कर देता हूं, हाँ ये है जर्मनी। अब ये जर्मनी है, हिटलर यहाँ पे क्या प्लान कर रहा है, जो बवेरिया है इसके एरिया को ऑक्यूपाई करने का काम कर रहा है, ठीक है। He failed, was arrested, tried for treason and later released। पर उसको क्या, वो फेल हो जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके अगेंस्ट केसेस चलते हैं, ठीक है, और उसको बाद में जेल से रिहा भी कर दिया जाता है। रीजन बिहाइंड द नाजी पॉपुलैरिटी, अभी जो नाजी की जो पार्टी है वो पॉपुलर क्यों होने लग गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 1930s नो पॉपुलर सपोर्ट टू नाजी, मतलब नाजी की जो पार्टी बनी 1930s तक उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, उसके आइडियोलॉजी को कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। बट 1928 नाजी पार्टी गॉट नो मोर देन 2.6% वोट इन रिस्टैग। रिस्टैग मतलब ये पार्लियामेंट होता था, हम लोगों ने पहले देखा है, ठीक है। 1928 तक जो नाजी पार्टी थी उसको 2.6% ही वोट मिलते थे, पर 1928 से जब 1932 तक आए उसके जो वोट्स थे वो 37% हो गए, मतलब बहुत ज्यादा ये वोट्स हो गए। It was during the Great Depression that the Nazi propaganda stirred hopes of a better future and Nazism became a mass movement। अभी ये जो नाजी लोग थे वो क्या करते थे, अपना प्रोपोगेंडा फैलाते थे, अपनी कॉन्स्पिरेसी फैलाते थे, फेक प्रॉमिसेस करते थे लोगों की। जो इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है वो वेमर रिपब्लिक की वजह से चल रही है, हम कंडीशन जर्मनी की सुधार सकते हैं, जर्मनी का जो पहले जो वर्ल्ड वॉर वन में जो भी नुकसान हुआ है हम वो उसको भर सकते हैं, वापस सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी वापस लेके आ सकते हैं। अभी लीडर बनने के लिए अलग अलग तुमको क्वालिटीज चाहिए होती, ट्राइट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अभी रिक्वायर्ड ट्राइट्स क्या होते हैं, पहले तो एक लीडर होता है उसको पावरफुल स्पीकर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एक ऐसा स्पीकर जो लोगों को अपने बातों से ही इन्फ्लुएंस कर ले, ठीक है। एक ऐसा लीडर की जो अपने बातों से लोगों के ब्रेन वॉश कर दे, ठीक है। तुमको लीडर को प्रॉमिसेस भी करने पड़ते हैं, भरोसा दिलाना पड़ता है कि आपके जो प्रॉमिसेस है हम पूरे कर सकते हैं। और एक पैशनेट लीडर चाहिए, पैशनेट मतलब एक काम करने का उसमें पैशन होना चाहिए, ठीक है। प्रॉमिसेस मेड बाय हिटलर, अभी जो हिटलर होता है ये क्या क्या प्रॉमिसेस करता है, ही बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, अंडू द इनजस्टिस ऑफ वार्सलिस ट्रीटी, रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल। वो क्या प्रॉमिस करता है लोगों को कि जो भी ट्रीटी ऑफ वार्सलिस की वजह से जो भी डिसरिस्पेक्ट हुआ है जर्मनी का, वो उस रिस्पेक्ट में वापस लेके आऊंगा, अपनी जो डिग्निटी है जर्मन लोगों की मैं वापस उसको रिस्टोर करूंगा। जो वर्ल्ड वॉर वन की वजह से जो भी बेइज्जती वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने हमारी हुई है, जर्मनी की हुई है, वो क्या करूंगा मैं वापस लेके आऊंगा। एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर द वर्क, अभी जो भी लोग अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड है यहाँ पे, जो भी लोग अनएम्प्लॉयड है उनको क्या देगा, वो काम देगा, जॉब प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हम लोगों ने देखा 60 लाख लोगों के पास तो जॉब्स ही नहीं थे, तो यहाँ पे वो लोगों को भरोसा दे रहा है, एक प्रॉमिस दे रहा है कि हम आपको जॉब्स प्रोवाइड करेंगे एंड सिक्योर अ फ्यूचर फॉर द यूथ, और उनके जो बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा फ्यूचर मैं बना के दूंगा। ऐसे कौन बोल रहा है, हिटलर बोल रहा है।
वीड आउट ऑल द फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रेसिस्ट ऑल द फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी। मतलब बाहर के जितने भी फोर्सेस है या बाहर के जितने भी पावर्स है उनको मैं क्या करूंगा, जर्मनी से बाहर निकालूंगा, और ये जर्मन लोग ही क्या करेंगे, जर्मनी को चलाने का काम करेंगे। प्रोपोगेंडा डिवाइस्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ रिचुअल्स स्पेक्टेकल्स इन अ मास मोबिलाइजेशन। अभी जो नाजी पार्टी थी उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, अपने खुद के प्रोपोगेंडास डेवलप करना चालू कर दिया, लोगों को प्रोमिसेस की, उन्होंने खुद के रिचुअल्स कस्टम्स चालू कर दिए। जैसे कि अगर हमारी पार्टी है तो हमारी पार्टी में ऐसा ही सल्यूट होगा, जो नाजी पार्टी है वो इतने बार ही तालियां बजाएंगे, ऐसी स्टाइल से तालियां बजाएंगे, तो अलग उन्होंने अपना पैटर्न खुद का डेवलप कर दिया। नाजीज हेल्ड मैसिव रैलीज, अभी नाजीज थे उन्होंने अपनी खुद की रैलीज करना चालू कर दिए, पब्लिक मीटिंग्स लेना चालू कर दिए, लोगों को इन्फ्लुएंस करना चालू कर दिए। द रेड बैनर विद द स्वास्तिक एंड नाजी सल्यूट, अभी जो नाजी का जो सल्यूट था, वे ऑफ सल्यूटिंग जो होता है वो नाजी लोगों का बहुत अलग हुआ करता था। अभी रेड बैनर्स थे उनके, जो स्वास्तिक उसके ऊपर वो यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा पिक्चर में, ठीक है। उन्होंने अभी खुद को अलग बाइफरकेट करना या अलग तरीके से बताना लोगों को चालू कर दिया। Ritualized rounds of applause after the speeches were all part of the spectacles of power। मतलब अगर कोई स्पीच दे रहा है, अगर आपको तालियां बजाना है, तो नाजी लोगों का अलग वे ऑफ डूइंग था, मतलब अलग तालियां बजाने का एक अलग वे होता था जनरल लोगों से, ठीक है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेमोक्रेसी, अभी हिटलर पिक्चर में आ गया है, तो हिटलर अभी क्या करेगा, खुद को डिक्टेटर बनाएगा, और डिक्टेटर बनने के बाद ये डेमोक्रेसी उसको खराब कर देगा या डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट कर देगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, ऑन 30 जनवरी 1933 हिटलर अपॉइंटेड एज द चांसलर। अभी 30 जनवरी 1933 में क्या हो जाता है, हिटलर को चांसलर बनाया जाता है जर्मनी का, ठीक है। मतलब हिटलर जो है अभी क्या बन गया है, गद्दी पे बैठ गया है। इट इज द हाईएस्ट पोजीशन, जो चांसलर होता है जर्मनी में, ये हाईएस्ट पोजीशन है कैबिनेट मिनिस्टर्स की बाय द प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग। आफ्टर एक्वायरिंग पावर हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक रूल। अभी जब हिटलर जो है वो जब चांसलर बन जाता है, वो क्या करता है, डेमोक्रेसी के जो स्ट्रक्चर होता है वन बाय वन वो स्ट्रक्चर को तोड़ना चालू कर देता है। अ मिस्टीरियस फायर इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फरवरी फैसिलिटेटेड हिज मूव। मतलब एक मिस्टीरियस फायर हो जाती है जर्मनी के पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट मतलब ऐसी जगह होती है जहां पे सब पॉलिटिकल लोग जो होते हैं, जितने मेंबर्स होते हैं, वहां पे बैठते हैं, डिबेट डिस्कस करते हैं। अचानक से एक दिन वहां पे आग लग जाती है और जो पार्लियामेंट है वो बर्बाद हो जाती है। यहाँ पे पिक्चर में आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अभी तक पता नहीं है फायर किसने लगाई, पर हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किसने ही लगाई होगी, ठीक है। 28 फरवरी 1933 द फायर डिक्री इनडेफिनाइट सस्पेंशन ऑफ सिविल राइट्स। सिविल राइट्स मतलब क्या, लोगों के जो डे टू डे राइट्स होते हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये सिविक राइट्स में आ जाते हैं, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हिटलर सस्पेंडेड सिविक राइट्स। अभी हिटलर जब चांसलर बन जाता है वो क्या करता है, लोगों के जो सिविक राइट्स होते हैं, जो बेसिक राइट्स होता है, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, बात करना फ्रीली, प्रेस का जो न्यूज़पेपर है, मीडिया है, वो उनका जो उनके ऊपर सेंसरशिप इंपोज कर देता है, ठीक है। असेंबली दैट हैड बीन गारंटीड बाय द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन। देन ही टर्न ऑन द आर्केमियनियंस, द कम्युनिस्ट, मोस्ट ऑफ whom were hurriedly packed off to the newly established concentrated camps। मतलब अभी हिटलर जब पार्लियामेंट को डिस्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है, वन बाय वन लोगों के राइट्स भी छीन लेता है, ठीक है। तो अभी जो किसके ऊपर मुड़ता है, वो जो कंट्री में उसके अपोजिशन के लोग हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट में मुड़ता है। तो जितने भी लोग होते हैं उनको जब पता चलता है कि हिटलर पावर में आ गया है, सब लोग क्या कर जाते हैं, भाग जाते हैं दूसरे कंट्रीज में। ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस एनेबलिंग एक्ट वॉज पास। अभी 3 मार्च 1933 को एक फेमस एक्ट पास हुआ था। दिस एक्ट एस्टैब्लिशेस डिक्टेटरशिप इन द जर्मनी। अभी ये एक्ट जब पास हुआ, अभी हिटलर क्या बन जाता है, हिटलर यहाँ पे उसके खुद के कंट्री में एक सुप्रीम पावर बन जाता है, सुप्रीम पावर बन जाता है, ठीक है। मतलब उसको आगे अपोज करने वाला कोई नहीं, वो खुद एक डिक्टेटर बन जाता है। इट गेव हिटलर्स ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट्स एंड द रूल बाय डिक्री। मतलब ये जो लॉ है ये हिटलर को अनलिमिटेड पावर्स दे देता है जर्मनी में। आउटकम्स क्या हुए अभी इसके, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड। अबे हिटलर ने क्या कर दिया, इसके आउटकम्स क्या थे, हिटलर ने जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, नाजी पार्टी छोड़ के बाकी सब पार्टीज क्या हो गए थे, बैन हो गए थे। ट्रेड यूनियंस को भी बैन कर दिया था। स्टेट इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। अभी जो स्टेट है, स्टेट मतलब क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो रही है, गवर्नमेंट मतलब हिटलर की बात हो रही है। अभी हिटलर क्या कर रहा है, पूरा कंट्रोल लेके आ रहा है किसके ऊपर, जर्मनी के इकोनॉमी के ऊपर, मीडिया के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर, आर्मी के ऊपर और जुडिशरी। जुडिशरी मतलब वहां के जो कोर्ट्स होते थे उसके ऊपर भी अभी किसका हक चल रहा है, हिटलर जो बोलेगा वो चल रहा है। जूज वेर नॉट अलाउड इन द सिविल सर्विस प्रोफेशन। अभी तो जूज होते थे, ये कम्युनिटी है, इनको सिविल सर्विसेज में या गवर्नमेंट में कोई जॉब्स नहीं दिए जाते थे। स्पेशल सर्विलियंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज वेर क्रिएटेड टू कंट्रोल। अभी अलग अलग फोर्सेज हिटलर ने बनाई अलग अलग चीजों के लिए।
ये फोर्स थी एसएस, स्टॉर्म ट्रूपर्स होते थे, द प्रोटेक्शन स्क्वाड द एसएस होता था, द गेस्टापो होता था, सीक्रेट सर्विस है, ठीक है, जर्मनी का सीक्रेट सर्विस है गेस्टापो, और सिक्योरिटी सर्विस। ये अलग अलग फोर्सेस हिटलर ने बनाई अलग अलग पर्पस के लिए। जर्मनी मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट, अभी जो जर्मनी है वो हिटलर के राज में अभी बहुत ज्यादा बड़ा क्रिमिनल स्टेट बन जाता है। द फोर्सेस हैज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, मतलब ये जो फोर्सेस है, अभी जो आर्मी है, ठीक है, हिटलर की जो भी आर्मी है, पुलिस है, ये लोगों को क्या मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी बढ़कर ज्यादा पावर्स मिल रही है। अभी वो अपनी खुद की मनमानी करेंगे, विच मेड द नाजी स्टेट द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट। अभी इसमें क्या होने लग गया, जो पुलिस वाले थे, जो आर्मी थे, वही खुद क्रिमिनल्स बन गए, क्योंकि अनलिमिटेड पावर्स आ गई उनके पास। द पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विथ इंपिनिटी, इंपिनिटी मतलब विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी वो क्या कर रहे हैं, विदाउट, उनको अभी कोई डर नहीं है कि उनके आगे अगर उन्होंने कुछ गलत काम कर लिया तो किसके सामने फेस करना पड़ेगा, कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा। वो अनलिमिटेड उनके पास पावर्स है और अपनी खुद की मनमानी कंट्री में कर रहे हैं। पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड, सेंट टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर, मतलब बिना किसी लीगल प्रोसीजर के या बिना किसी रीजन के भी वो लोगों को क्या कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे, उनके साथ कुछ भी व्यवहार किया जा सकता था। नेक्स्ट है रिकंस्ट्रक्शन। अभी जब हिटलर जो है वो जर्मनी का जो चांसलर बन जाता है तो उसके पास एक काम होता है, उसने लोगों को प्रॉमिस किया है, उसको उसकी इकोनॉमी ठीक करना है, लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करना है, ठीक है। वो कैसे करेगा, अभी वो खुद की इकोनॉमी का रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है। इकोनॉमिक रिकवरी, हिटलर अपॉइंटेड इकोनॉमिक हेल्जमैन सैशेट्स फॉर इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द जर्मनी। वो इनको अपॉइंट कर देता है, ये एक इकोनॉमिस्ट होते हैं, ठीक है। अभी एम क्या होता है इनका, फुल प्रोडक्शन, मतलब जो इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज में क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन फुल स्केल में स्टार्ट होना चाहिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। स्टेट फंडेड मतलब क्या, गवर्नमेंट ही क्या कर रहा है, फंड कर रहा है, गवर्नमेंट ही जो अलग अलग प्रोग्राम्स है इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए, खुद पैसा गवर्नमेंट दे रहा है। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार। अभी इसमें क्या हो गया, जर्मनी ने अपने सुपर हाईवेज भी बना लिए और ये जो पीपल्स की जो फेवरेट कार है वोल्क्सवैगन, जो आज भी बहुत बड़ा ब्रांड है, ये उन्होंने वो टाइम पे बनाया और इसमें ही लोगों को बहुत सारा जॉब्स भी मिले। रिकंस्ट्रक्शन पॉलिटिकल, अभी जो पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन है वो कैसे किया जा रहा है, इकोनॉमिक का रिकंस्ट्रक्शन तो देख लिया, अभी पॉलिटिकली वो कैसे स्टेप्स ले रहा है। इन द फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस। 1933 में जो हिटलर होता है वो लीग ऑफ नेशन में से बाहर चले जाता है। जैसे आज प्रेजेंट टुडे यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, जिसमें सारे कंट्रीज है, ये पूरे वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सारे कंट्रीज मेंबर्स है, उसमें डिसीजन लिया जाता है, मीटिंग्स होती है टाइम टू टाइम। उससे वैसे ही पुराने टाइम में लीग ऑफ नेशंस हुआ करता था, ठीक है। अभी हिटलर क्या कर देता है, लीग ऑफ नेशन में से क्या कर देता है, बाहर निकल आता है, बोलता है कि हम लीग ऑफ नेशंस के कोई पार्ट नहीं है, हमको कोई पार्ट रहना भी नहीं है। और 1936 में ही रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड। राइनलैंड जो एरिया होता था, ठीक है, वो राइनलैंड का एरिया अलाइड पावर्स ने छीन लिया था। हिटलर क्या करता है, वही एरिया वापस उनसे छीन लेता है। इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। अभी जो ऑस्ट्रिया होता है, ठीक है, ये ऑस्ट्रिया है, उसको जर्मनी के साथ क्या कर देता है, इंटीग्रेट कर देता है। जो हिटलर होता है, उसका जो बर्थ है वो भी ऑस्ट्रिया में हुआ है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया को भी आज अभी वो क्या कर रहा है, 1938 में जर्मनी का पार्ट बना रहा है। हिटलर कैप्चर जर्मन स्पीकिंग सडेनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया। ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट इंग्लैंड विच हैड कंसिडर्ड द वार्सेलिस वर्डिक्ट टू हार्श। अभी जो हिटलर होता है वो क्या करता है, वो अलग जर्मन स्पीकिंग जितने भी एरियाज होते हैं उसको ऑक्यूपाई करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो उसमें जो ये सडेनलैंड होता है, जो चेकोस्लोवाकिया का एरिया होता था, ठीक है, और उसको जो बाकी के जो पावर्स थे वो उसको अपोज नहीं कर रहे थे। जो इंग्लैंड होता था, इंग्लैंड क्या कर रहा था, उसको लग रहा था कि जो ट्रीटी ऑफ वार्सेलिस हमने इंपोज कर दी, ये बहुत ज्यादा हार्श ट्रीटी थी, हमने जर्मनी के लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, उनकी इकोनॉमी और ज्यादा खराब हो गई। तो इंग्लैंड जो था, जब हिटलर ये सब एरियाज ऑक्यूपाई कर रहा था, इंग्लैंड शांत बैठा था, उनको लगा था चलो पहले हमने इनको बहुत तकलीफ दी, वापस इनको और तकलीफ नहीं देते, ठीक है। दिस क्विक सक्सेसेस एट होम एंड अब्रॉड सीम टू गो रिवर्स द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। पर जो हिटलर जैसे एरियाज ऑक्यूपाई करते करते जा रहा था, उसका जो फेम था, उसका जो नाम था, वो डे बाय डे क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था। उसके कंट्री में भी लोग उसको भगवान मानने लग गए थे। सैचर्स एडवाइस टू द हिटलर। अभी जो इकोनॉमिस्ट होता है, ये हिटलर को क्या एडवाइस देता है, ही एडवाइज हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग यूजली इन द रीआर्मामेंट। रीआर्मामेंट मतलब आर्मी में, ठीक है, आर्मी में इन्वेस्ट कर रहा था हिटलर। एज द स्टेट स्टिल रैन आउट ऑफ डिफिसिट फाइनेंसिंग। मतलब ये जो सैशेट्स है वो क्या बोल रहा था हिटलर को, कि हिटलर जो है वो आर्मी में बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा था, ठीक है। आर्मी जो होती है उसको सोल्जर्स को खाना खिलाना पड़ता है, सोल्जर्स का मेडिकल एक्सपेंसेस होता है, सोल्जर्स को वेपन्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, अगर वेपन्स नहीं होंगे तो वॉर कैसे करेंगे, ठीक है। अभी वेपन्स जो होते हैं, वेपन्स तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, फिर उसके बाद टैंक्स लेने पड़ते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो जो हिटलर होता था, हिटलर क्या करता था, ये आर्मी पे बहुत ज्यादा खर्चा करता था। अगर जब पैसा तुम कमा रहे हो और ये आर्मी पे खर्चा हो रहा है तो इकोनॉमी कैसे चलेगी, इकोनॉमी के लिए भी तो पैसा चाहिए।
इकोनॉमी को बूस्ट करना है, इंडस्ट्रीज के लिए तो पैसा लगेगा। तो सैसेट हिटलर को यही समझा रहा था कि आप आर्मी पे खर्चा कम करो, इकोनॉमी पे खर्चा ज्यादा करो, जिससे कि इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। सैसेट हैड्स टू लिव एज द कॉशियस पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इन द नाजी जर्मनी। अभी सैशेट्स का जो वो बात नहीं सुन रहा था, तो सैशेट्स ने क्या कर दिया, नाजी पार्टी को छोड़ दिया, हिटलर को छोड़ दिया और भाग गया। ठीक है, हिटलर्स वे ऑफ रिकवरिंग द इकोनॉमी। अभी हिटलर का क्या तरीका है, हिटलर तो कोई इकोनॉमिस्ट है नहीं, पर उसके पास एक तरीका अच्छा था कि इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए। हिटलर चूज वॉर एज द वे आउट ऑफ अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। हिटलर ने क्या चूज किया, वॉर करना। मतलब हिटलर जो जर्मनी है वो क्या करेगा, दूसरे कंट्रीज पे वॉर करेगा, उनके पैसे चुराएगा और अपनी इकोनॉमी को फंड करेगा। रिसोर्सेज वेयर टू बी अक्यूमुलेटेड थ्रू द एक्सपांशन ऑफ द टेरिटरीज। मतलब अभी अगर अपने कंट्री में पैसा नहीं तो हम क्या करेंगे, दूसरे कंट्रीज के साथ वॉर करेंगे, उनका पैसा लेंगे, उनका पैसा लेके अपनी जर्मनी अपने कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ये हिटलर का तरीका हुआ करता था। अभी नेक्स्ट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, ये 1939 में जर्मनी क्या करता है, पोलैंड को इन्वेड कर देता है। ये यहाँ पे जर्मनी है, ठीक है, ये जर्मनी, ये यहाँ पे पोलैंड को इन्वेड कर देता है। आउटकम वॉर बिटवीन द फ्रांस एंड इंग्लैंड। अभी ये जो पोलैंड होता है इसको सपोर्ट कर रहा होता है फ्रांस, ठीक है, और ये जर्मनी है, जर्मनी को किसका सपोर्ट मिल रहा था स्टार्टिंग में, ब्रिटेन का सपोर्ट मिल रहा था। ठीक है, अभी जब जर्मनी ने पोलैंड पे वॉर कर दिया तो फ्रांस वॉर में कूद गया पोलैंड के लिए, फ्रांस जर्मनी के साथ वॉर करने लग गया। अभी जर्मनी के साथ फ्रांस वॉर करने लग गया तो ब्रिटेन बीच में कूद गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली दोनों कौन से दो पावर्स के बीच में वॉर स्टार्ट हो गया, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में स्टार्ट हो गया। 1941 में जो एक ट्रिपार्टिट पैक्ट साइन किया गया, किसने साइन किया, जर्मनी में, इटली ने और जापान ने साइन किया। ऑब्जेक्टिव क्या था ये पैक्ट का, टू स्ट्रेंथन हिटलर्स क्लेम टू द इंटरनेशनल पावर। मतलब ये क्लेम से एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की जा रही है और एक ट्रीटी साइन की जा रही है जिससे अगर वॉर होगा तो ये तीनों जो कंट्रीज है वो क्या करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, हिटलर की जो पावर है वो बहुत ज्यादा हो जा रही है। मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हिटलर बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा है। बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वॉज एट द पिनाकल ऑफ द पावर। पिनाकल मतलब क्या, टॉप ऑफ द पावर। ठीक है, हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्करिंग द ईस्टर्न यूरोप। अभी जब हिटलर एक सुप्रीम पावर उसके पास आ जाती है, बाकी कंट्रीज का सपोर्ट उसके पास आ जाता है, तो हिटलर क्या करता है, अपना उसका जो पुराना सपना होता है ईस्टर्न यूरोप को कंट्रोल करने का या ईस्टर्न यूरोप को एक्वायर करने का, वो चालू कर देता है। ही वांटेड टू एंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन। अभी जो ईस्टर्न यूरोप होता है, ये यहाँ पे जर्मनी है, ये ईस्टर्न यूरोप में यूएसएसआर आ जाता है। ठीक है, यूएसएसआर आ जाता है, यूक्रेन आ जाता है। ठीक है, यूक्रेन, यूएसएसआर, ये जो कंट्रीज होते हैं ये एग्रीकल्चरली बहुत ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट कंट्री होते हैं। मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा अच्छे से हो रहा होता है, तो इसीलिए हिटलर क्या कर रहा था, उसके जो वॉर्स को, अगर वॉर्स चलाने हैं तो सोल्जर्स को खाना खिलाना पड़ेगा, तो खाना खिलाने के लिए खाने का तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो हिटलर क्या कर रहा है, पोलैंड से यूक्रेन और यूएसएसआर का जो एरिया है उसको ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इनिशिएटेड बाय द जर्मनी। अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, ये चालू होता है जर्मनी की वजह से। इनिशिएटेड मतलब शुरुआती जर्मनी ने कर दी। इन जून 1941 जर्मनी अटैक सोवियत यूनियन। अभी जो जर्मनी होता है वो क्या कर देता है, ये सोवियत यूनियन में, पोलैंड तो पहले से ही एक्वायर कर लिया, तो यहां पे यूएसएसआर पे वॉर वेज कर देता है। ठीक है, Germany exposed on the two sides, western front aerial bombing by Britain, eastern front powerful armies of the USSR। अभी जो जर्मनी होता है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट में भी वॉर कर देता है, जो यहाँ पे है। ठीक है, वेस्ट साइड में यूनाइटेड किंगडम है, ईस्ट साइड में यूएसएसआर है। अभी जर्मनी क्या कर देता है, इतना पूरा जो जर्मनी का एरिया होता है वो यूएसएसआर के अगेंस्ट में भी वॉर कर देते हैं और यूनाइटेड किंगडम के भी अगेंस्ट में वॉर कर देते हैं। तो इससे हिटलर को क्या करना पड़ता है, टू फ्रंट्स पे उसको झगड़ा करना पड़ता है। टू फ्रंट्स पे आधे सोल्जर्स यहाँ पे लगाना पड़ते हैं और आधे सोल्जर्स यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम पे लगाने पड़ते हैं। ठीक है, द सोवियत रेड आर्मी डिफीटेड जर्मनी एट द स्टालिनग्राड। स्टालिनग्राड नाम की एक जगह होती है, वहां पे जो सोवियत आर्मी होती है, यूएसएसआर की जो स्ट्रांग आर्मी होती है, उनको पता होता है कि बर्फ में कैसा लड़ा जाता है, स्नो में कैसा लड़ा जाता है, तो वहां पे ये जो जर्मनी की जो आर्मी होती है वो वहां पे हार जाती है। यूएसए एंड जापान, एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। यूएसए रेजिस्टेड इज इन्वॉल्वमेंट बट कुडंट विथस्टैंड फॉर लॉन्ग। अभी यूएसए जो होता है वो यूएसए बहुत आइसोलेटेड कंट्री, ये बोल रहा होता है कि अभी पहले वर्ल्ड वॉर में तो पहले कूदा होता है तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम में आ जाता है, तो वो बोलता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी मैं क्यों कूदूं, तो अपना लॉस वो करने के लिए तैयार नहीं होता है। पर जापान क्या कर देता है इसके बीच में, जापान को चाहिए होता है एक पावर पैसिफिक ओशन में। जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन में उसको डोमिनेंसी चाहिए होता है, तो पैसिफिक ओशन में किसके फ्लीट होते हैं, कि पैसिफिक ओशन में यूएसए के नेवी शिप्स होते हैं। ठीक है, पर्ल हार्बर बोला जाता है उसको। ठीक है, तो वहां पे अगर जापान क्या कर देता है, जापान वहां पे पर्ल हार्बर पे अटैक कर देता है, यूएसए के पूरे नेवी शिप्स पे अटैक कर देता है। इससे जो यूएसए होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और वॉर में एंटर करता है।
जापान बॉम्ब्ड एज यूएस बेस एट पर्ल हार्बर इन दिसंबर 1941। और फिर यूएसए क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक जो बॉम्ब होता है एटम बॉम्ब, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पे वो बॉम्ब गिरा देता है। और ये जब बॉम्ब गिरता है तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो अपने आप ही खत्म हो जाता है और हिटलर की भी डिफीट हो जाती है। और इसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। ये हिटलर का पार्ट 1 ही यहाँ पे मैंने खत्म किया है। पार्ट 2 का वीडियो मैं आगे बनाऊंगा, ठीक है। इफ यू पीपल स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।